तो साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी राजनीतिक हलचल के साथ। जी हां, किस तरह से विधायकों की बंदेबाड़ी की गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त के डर को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 27 विधायक ही रायपुर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अजय माकन को इस बार उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत के लिए कांग्रेस को 31 वोट चाहिए। सभी विधायक विशेष विमान से रायपुर से दिल्ली से रायपुर पहुंचे। विधायकों के पहुंचने के कुछ देर बाद कांग्रेस नेता और हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन भी रायपुर पहुंचे। सभी कांग्रेस विधायक और नेता नवा रायपुर के एक निजी होटल में फिलहाल ठहरे हुए हैं। तो हरियाणा के एमएलए को, तमाम एमएलए को रायपुर शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं जरूर क्रॉस वोटिंग का डर है और इसलिए 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होना है, लेकिन लगातार हरियाणा कांग्रेस को लग रहा है कि शायद ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और इसलिए इन तमाम विधायकों को रायपुर के एक निजी होटल में ठहराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जन से। स्टार, हरियाणा कांग्रेस के कुछ विधायकों को हमने देखा कि किस तरह से रायपुर लाया गया कल दोपहर, लेकिन बड़ा सवाल यह कि 3 विधायक अब भी नहीं पहुंचे हैं। उनके बारे में कोई जानकारी, कब तक वो पहुंचेंगे और क्या यही वो विधायक हैं जिसका डर कांग्रेस को सता रहा है? देखिए, 31 विधायकों में से 27 विधायक कल पहुंच गए और एक जो विधायक है भूपेंद्र हुड्डा, वो चूंकि दीपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदारी उनके परिवार से ही है, इसलिए वो भी आज कल में आ जाएंगे और उनको मिला के माना जाता है 28 विधायक जो है वो कांग्रेस के साथ में है। 3 विधायकों को लेकर कुछ स्थिति बनी हुई है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि सबने अपने अपने निजी कारण बताए जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जल्द ही वो भी पहुंच जाएंगे रायपुरा। और कड़ी सुरक्षा के बीच में इन 27 विधायकों को रखा गया है। आपको बता दूं कि इनके साथ कल पहले दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद राज्य वो पहुंचे, साथ ही साथ जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी है विवेक बंसल वो पहुंचे हुए थे। और विधायकों के आने के कुछ देर बाद यानी रात के जो राज्यसभा सदस्य सांसद के उम्मीदवार है राज्यसभा चुनाव के लिए अजय माकन, वो भी रायपुर पहुंचे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं को रखा गया। और चूंकि जिस प्रकार से वहां पर माहौल बना है हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी के एक उम्मीदवार के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और कांग्रेस चाह रही है कि किसी भी तरीके से उनके विधायक सुरक्षित रहे। क्रॉस वोटिंग का खतरा कांग्रेस को है। उनको यह आरोप है कांग्रेस का कि बीजेपी जोड़ तोड़ कर सकती है और ऐसे में इसीलिए सभी विधायकों की किलेबंदी की गई है। अब चूंकि 27 विधायक और 28 कुल मिलाकर 28 विधायक पार्टी के साथ में है, जो साथ आ चुके हैं और जो 3 विधायक अब नहीं आए, तो जो जानकारी मिल रही थी कांग्रेस के बड़े नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके से उनको भी नवा रायपुर लाकर सुरक्षित रखा जाए ताकि राज्यसभा चुनाव में जब वोटिंग हो तो कांग्रेस की गिनती सुरक्षित मानी जा सके। स्टार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब तक ये विधायक रहेंगे, क्योंकि 10 जून को तो वहां पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होगी, तो क्या ये माना चाहिए 8 या 9 जून को उन्हें भेजा जाएगा वापस हरियाणा या सीधे 10 जून की सुबह उन्हें रवाना किया जाएगा? देखिए, सभी विधायकों को विशेष विमान से बुलाया गया था और इसलिए पूरी संभावना है, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क लेनी नहीं चाहिए कांग्रेस है। और यही वजह है कि जो नवा रायपुर में जहां उनको रुकाया गया वहां पे किसी से मिलने की भी मनाही है। यहां तक खबरें ये तक आ रही है कि उनके मोबाइल फोन्स तक ले लिए गए हैं और परिवार के सदस्यों से भी वो डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते। किसी से भी मिलने की मनाही उनके ऊपर रखी गई है और कोई उनसे मिल नहीं सकता। और इसलिए पूरी ऐसी संभावना है कि 10 तारीख को ही सुबह यहाँ से सीधा उनको रवाना किया जाएगा और हरियाणा में ही सीधा उतारा जाएगा विशेष विमान से। और एयरपोर्ट से ही सीधा सभी को एक बस द्वारा ऐसे अनुमान है कि सीधा जो विधानसभा है वहां पर ले जाया जाएगा और जो काउंटिंग होगी वहीं पे। तो विधायकों को सीधा, जैसे कल भी हमने देखा, एयरपोर्ट रायपुर उतरे और यहाँ से सीधा जो नवा रायपुर का रिसोर्ट है वहां उनको रुकाया गया, ले जाया गया। और 10 तारीख को ही मुझे पूरी संभावना नजर आ रही है कि 10 तारीख की सुबह यहाँ से होटल से एयरपोर्ट आएंगे और एयरपोर्ट से वापस हरियाणा के एयरपोर्ट जाएंगे और हरियाणा में एयरपोर्ट से सीधा विधानसभा जाकर वहां मतदान में शामिल होंगे।
बिल्कुल स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा पल पल की अपडेट इस बड़ी सियासी हलचल से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इस खबर पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं खंडवा की, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जिला अस्पताल में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन अब आरोपियों की संपत्तियों की जांच कर रही है। इसके साथ नगर निगम की टीम ने एक आरोपी की दुकान को सील कर दिया है। दुकान पर निगम का 32,000 रुपए किराया बाकी है। निगम की टीम ने दुकान के शटर पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। दरअसल आरोपियों ने जिला अस्पताल में घुसकर मरीज पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसके बाद से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं इस मामले में कासिम, शाहरुख हथौड़ा, कल्लू और बबलू नाम के बदमाश के नाम सामने आए थे। तो आपको बता दें, कल खंडवा जिला अस्पताल में एक मरीज पर जानलेवा हमला किया गया था। देर रात कुछ बदमाश अस्पताल में घुसे और उसके बाद मरीज को चाकू से कई वार कर घायल कर दिया गया था। अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू की है और एक आरोपी की दुकान को भी सील कर दिया गया है। इब्राहिम के नाम से दुकान है और इसमें किराया रखा था। प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि बुधवार की दुकान उसको सील की जाए। इसमें किराया भी 32,000 रुपये बकाया था और इसलिए दुकान को सील की। इसी सोहेल के साथ कल रात में ये जब भर्ती था तो कासिम नाम के लड़के ने पुनः आके इसके साथ चाकूबाजी की थी और जिसके आधार पर अभी इसमें मुकदमा कायम किया गया है और इसमें कासिम को अभी हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, के प्रशासन ने कार्रवाई की है, एक आरोपी की दुकान को सील कर दिया गया है और जो युवक घायल था उसकी स्थिति अभी कैसी है? और एक सवाल यह भी कि किस तरह से रात में कुछ आरोपी घुसते हैं, मरीज को घायल कर देते हैं। अस्पताल प्रबंधन की भी तो लापरवाही यहां सामने आ रही है, उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना में जो लड़का घायल हुआ है सोहेल, उसका इलाज जो है वो भी इंदौर में चल रहा है और फिलहाल उसकी स्थिति जो है वो खतरे के बाहर बताई जा रही है। हालांकि सोहेल के शरीर पर आरोपी ने 8 से 10 बार चाकुओं से वार किए थे, लेकिन समय पर इंदौर पहुंचाने के कारण उसकी स्थिति जो है उसमें सुधार है और अभी उसका स्वास्थ्य जो है वो खतरे के बाहर बताया जा रहा है। वहीं यदि अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ सामने आ रही है और अस्पताल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है। और पुलिस ने जिस तरीके से इतने संगीन तरीके से ये धारा मतलब जो घटना हुई है और जिस तरीके से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो आरोपियों के मन में भय पैदा करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है उसको तेज कर दिया है और इसमें से एक आरोपी जो है उसकी दुकान को सील कर दिया है और सील करने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो इसमें लगातार जारी है। जी आकांक्षा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रतीक। और अब बात करेंगे दो युवतियों के मौत की छलांग। जी हां, बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, दो युवतियों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई है और दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरोदा ओवरब्रिज की घटना, नेवई पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें, कल की ये खबर बताई जा रही है। कल दो युवतियों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। हालांकि कारण क्या रहा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर बताई जा रही है। मरोदा ओवरब्रिज की घटना, नेवई पुलिस जांच में जुटी हुई है। दिल दहला देने वाली ये वारदात बताया जा रहा है कि नेवई पुलिस जांच में जुटी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले कारण स्पष्ट हो पाए कि आखिर क्या वजह रही कि इन युवतियों ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई। और अब बात करेंगे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रायपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशे के सौदागरों के पास से भारी मात्रा में नशीली टैबलेट जब्त की गई। नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि पुजारी पार्क के पास नशीली टैबलेट बेचने की फिराक में कोई युवक घूम रहा है। इसके बाद कोतवाली पुलिस और नारकोटिक्स विंग ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी को टिकरावाला इलाके में रहने वाले सौरभ यादव और शेख जुमान के नाम पर उनकी शिनाख्त की गई है, जिनके पास से पुलिस ने 400 नग नाइट्रोसन, 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद की। सौरभ यादव और शेख जुम्मन दोनों टिकरापारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं
दोनों के पास से लगभग 400 नग नाइट्रोस 10 टेबलेट मिला है, 400 नग, और इसमें जब्त किया गया है। एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि विदिशा में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद है। विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत सोनी की अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जिला सत्र न्यायालय के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े आरोपियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर गोली चलाई। वारदात के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। एएसपी समीर यादव ने जानकारी दी कि मृतक रंजीत सोनी के बैग से कुछ कागजात बरामद हुए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रंजीत सोनी, इनकी यहाँ पर गोली मार करके हत्या की गई है। प्राइमाफेसी पुलिस ने अभी उनकी बॉडी को यहाँ पर से हॉस्पिटल भिजवा दिया है ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके, और इस मामले में हम अभी तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। जो भी फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे। और अब बात करेंगे चिटफंड पर लगातार उसके जो फर्जीवाड़े किए गए थे उस पर लगातार हम देख रहे हैं कि शिकंजा कसता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड फर्जीवाड़े के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए यूपी के गाजियाबाद और नोएडा से 2 अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी डायरेक्टर अमित सरकार को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। साल 2015 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से इस केस में 3 डायरेक्टर समेत अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कवर्धा पुलिस ने प्रदेश के 15 जिलों में ठगी के आरोपी पीएसीएल कंपनी के डायरेक्टर जोगेंद्र टाइगर को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है। कंपनी के 7 डायरेक्टर समेत 15 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग थानों में मामला दर्ज था। अब तक 6 डायरेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें कि जिले के 3800 से ज्यादा लोगों से पैसा दोगुना करने का लालच देकर 6.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई थी। तो यहां पर चिटफंड डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो वहीं राजधानी भोपाल में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के बड़े बाजारों में फैले अतिक्रमण को हटाया गया। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम ने कार्रवाई में 20 ट्रक से ज्यादा सामान भी जब्त किया। निगम की कार्रवाई लोहा बाजार, मालवाड़ी रोड, जुमेराती बाजार, लखेरापुरा बाजार, आजाद मार्केट समेत अन्य बाजारों में की गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया। अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी महेश गौर ने बताया कि तमाम व्यापारियों और रहवासियों को 2 दिन से लगातार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद आज अतिक्रमण शाखा ने बाजारों में यह कार्रवाई की। तो मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शहर के बड़े बाजारों में जो अतिक्रमण किया गया था भोपाल की प्रमुख गलियों में निगम ने उसे कब्जा मुक्त करवाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करेंगे समीक्षा बैठक की। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की आज समीक्षा बैठक होने जा रही है। मत्स्य कृषि समेत 10 विभागों की बैठक होगी और इस बैठक में संभाग आयुक्त और एसीएस कामकाज की जानकारी लेंगे। रबी खरीफ फसल की खरीदी की समीक्षा होगी और फसलों की खरीदी की तैयारी पर भी चर्चा होगी। तो एसीएस कामकाज की समीक्षा करेंगे और आज जो पहले दिन की बैठक होने जा रही है उसमें होशंगाबाद संभाग भी शामिल रहेगा और इसके साथ ही भोपाल संभाग के भी तमाम अधिकारी आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। और अब बात करेंगे हड़ताल की। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 9 और 10 जून को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों ही दिन प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर रहेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2018 से ही वो कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक की मांग कर रहे हैं। सरकार से घोषणा पत्र में किया वादा निभाने की मांग करते हुए प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 9 जून को रायपुर पहुंचने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें प्रदेश के आंगनबाड़ी में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और सहायिका है जिनके जरिए केंद्र और राज्य की 12 से ज्यादा योजनाएं संचालित होती है। इनके हड़ताल पर जाने से योजनाएं और कार्यक्रम जरूर बाधित होंगे।
और अब बात करेंगे कि पेयजल के नाम पर किस तरह से काला कारोबार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी के दौरान पेयजल के नाम पर काला कारोबार किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने जेके रोड स्थित एक फैक्ट्री को सील किया है। ओजस इंटरप्राइजेस पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में अधिकारियों को बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट के ही पानी पाउच बिक्री करने की जानकारी मिली थी। आधा दर्जन अधिकारियों ने छापे में शिकायत को सही पाया। इसके अलावा फैक्ट्री में गंदगी और खराब क्वालिटी को देखते हुए सैंपल भी लिए गए हैं। यहां से 47,000 पानी पाउच को जब्त किया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। राजधानी भोपाल में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है और इसी के चलते छापामार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो ओजस इंटरप्राइजेस की तस्वीर है। राजधानी भोपाल में ये फैक्ट्री स्थित है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जो सील बंद किया जा रहा है, जो सील किया जा रहा है, ये पानी के पाउच हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मिली है। हम देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है और हमारे साथ खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं डी के दुबे सर, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कार्रवाई और क्या अभी तक पाया सर? देखिए, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने का एक प्लांट है। तो बॉटलिंग करते हैं, बॉटल्स में पानी पैक होता है, साथ साथ पाउच में पानी पैक होता है। बॉटल्स जो हमें मिली हैं उसमें डेट ऑफ पैकिंग वगैरह तो लिखी हुई है, BIS नंबर भी है। तो एक तरह से जो BIS की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये पूरा तो कर रहे हैं। पर पाउच जितने भी मिले हुए हैं, हमें करीब 700 के आसपास बोरी हैं, करीब 4800 के आसपास पाउच इसमें होते हैं। हर एक जो पैक होता है उसमें डेट ऑफ पैकिंग मेंशन किया जाना मैंडेटरी है। अगर ये आज हम यहाँ पे डेट ऑफ पैकिंग नहीं लिखेंगे तो ये 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कब कंज्यूम होता है, उस एंड पॉइंट तक में किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि इसको कब बनाया गया है, कब तक इसको कंज्यूम किया जाए। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होने के कारण हम इसको मार्केट में सप्लाई नहीं होने देना चाहते। इसलिए अभी हमने इन सबको यहाँ पे रोका है। ये जो पाउच हैं ये सभी के सभी हमने सील किया हुआ है। तो ये अभी सेल करने के लिए मार्केट में नहीं जाएंगे। सर, अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो पानी के सैंपल्स भी लिए गए हैं क्या? हाँ, हम जो पाउच है उसका हमने सैंपल भी लिया हुआ है, क्योंकि देखने में मिसब्रांडिंग ज़रूर है, इसको मिथ्या छापन कहते हैं, लेकिन जब तक इसकी लैब की रिपोर्ट नहीं आती है तो वो तब तक हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि लैब की टेस्टिंग के बाद इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिर जो पेय जल है उसकी गुणवत्ता कैसी है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ शिखिल व्यवहार, IBC24 भोपाल। और आज फिल्मी फ्राइडे है और एक अच्छी खबर सिने प्रेमियों से जुड़ी हुई। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने अक्षय कुमार की आगामी फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें और समझे और उनमें मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हो। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाई है। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि अब इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है। ये ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं पढ़कर। महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित अक्षय कुमार की अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें और उनमें मातृभूमि के प्रति अधिक प्रेम जागृत हो। आपको बता दें, आज ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं रायपुर के हेल्थ इशू की और उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। रायपुर CMHO की ओर से डॉक्टर फॉर यू संस्था को 28 लाख रुपए के भुगतान पर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा CBI और EOW को शिकायत करते हुए मामले की जांच की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष OP शर्मा का कहना है कि CMHO की तरफ से संस्था को किया गया 28 लाख का भुगतान सही बताया जा रहा है, जबकि माना डेडिकेटेड कोविड सेंटर में ना तो डॉक्टरों ने इलाज किया और ना ही 30 काउंसलर्स ने सेवाएं दी। भुगतान में गड़बड़ी है या नहीं, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए माना में डेडिकेटेड कोविड सेंटर स्थापित किया गया था। रायपुर CMHO के अनुसार दूसरी लहर में अस्पताल में मुंबई की संस्था डॉक्टर फॉर यू से अनुबंध किया गया था, जिसके लिए संस्था को लगभग 28 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जिस पर कर्मचारी संघ ने सवाल उठाए हैं। जी, इसमें हम लोग शिकायत किए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आर्थिक अपराध शाखा, CBI को हम शिकायत किए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और माना कोविड सेंटर में पूरा चिकित्सा शिक्षा के अधीन था संस्था और वहाँ के अधिकारी कर्मचारी काम किए हैं
और डॉक्टर फॉर यू नाम की संस्था ने कोई काम नहीं किया, जिसको बोगस बिल बना के उसको पास किया गया। हमने संचालक स्वास्थ्य सेवा में एक सूचना का अधिकार लगाया है कि डॉक्टर फॉर यू नाम की संस्था कौन कौन जिले में काम किए हैं, उसके संबंध में हम जानकारी मांगे। भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिंदगी के लिए अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हैं। तस्वीरें डिंडौरी से सामने आई, डिंडौरी की ग्राम पंचायत घुसिया के ढीमर टोला की, जहां महिलाओं और बच्चियों को पानी के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। ऐसे में कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने जल संकट को लेकर कलेक्टर को भी आवेदन दिया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। बता दें कि ढीमर टोला में लगभग 550 परिवार रहते हैं। गांव में 4 कुएं भी हैं, लेकिन सभी सूख चुके हैं। एक कुएं में थोड़ा बहुत पानी रहता है, लोग कुएं में उतरकर कटोरी से पानी भरते हैं। इन कुएं के अलावा पानी का कोई साधन नहीं है। कुआं में आता है, बट्टी कटोरी में डूब डूब के उतर के पानी भर रहे हैं। पूरे रात समस्या में यहाँ पड़े रहे, धूप में सब गुजार रहे हैं। रात दिन हम लोग पानी चाहिए, कहूँ से भी हो। एक घंटा हम लोग कोई यहाँ नहीं मिला पानी के मारे। हम कच्चा कदई थोरू खाबो पानी के मारे, सारा दिन हम धूप में रहते। हम लोग पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। कुआं भी कोई यहाँ हम लोग यहाँ नहीं बताए। तो 4 कुआं है, सब झुर रहा हमारे कुआं सूखा और गंदा पानी लान फेंटेला पीथन का करी भाई, मजबूरी है हमारी। जी, तस्वीरें दिल दहला देने वाली और कई सवाल खड़े करने वाली भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।